हाय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में जो है सीटेट जुलाई 2024 के लिए EVS शिक्षा शास्त्र से अध्याय 8 पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की समस्याएं से कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तब हम चलते हैं प्रश्न पर। तो हमारा प्रश्न एक है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में व्याख्यान के प्रयोग की क्या प्रमुख समस्याएं हैं। एक है अधिक खर्चीली है, दो है अध्यापक का कार्य आसान बनाती है, तीन है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नकारती है और चार है यह बहुत प्रभावी है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नकारती है। अगला प्रश्न है, पिछड़े बालक के संदर्भ में निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण संबंधी समस्या नहीं है। तो ये निगेटिव प्रश्न है। एक है मंद शारीरिक विकास, दो है स्थिरता, तीन है सामवेगिक कठिनाई, चार है सहपाठियों के साथ संबंध। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा, स्थिरता। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण डैश विद्यार्थियों को नहीं दिया जा सकता। ऑप्शन एक है डिसलेक्सक, दो है प्रतिभाशाली, तीन है औसत से कम निष्पादन प्रदर्शित करने वाले, चार है औसत से अधिक निष्पादन प्रदर्शित करने वाले। तो क्या होगा इस प्रश्न के उत्तर? ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा, प्रतिभाशाली। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को बल वस्तु की आकृति को परिवर्तित कर सकता है। संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की योजना बनाता है। ऑप्शन ए है सामान्य रूप से अवलोकित उदाहरणों का प्रयोग करते हुए संकल्पना को स्पष्ट करना, बी है विद्यार्थियों को एक प्लेट में गूथा हुआ आटा देखकर उसे हाथों से दबाने के लिए कहना, सी है कुछ उदाहरणों के साथ संकल्पना को स्पष्ट करने वाली दृश्य श्रव्य फिल्म दिखाना। शिक्षक सीखने के लिए अलग अलग उपागमों का प्रयोग करता है क्योंकि वह जानता है कि उसे पाठ्य योजना के अनुसार चलना है। दो है वह विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना चाहता है। तीन है कक्षा में विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थी है और वह बहुआयामी बौद्धिकता को संबोधित करना चाहता है। चार है वह अपने ज्ञान को सिद्ध करना चाहता है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 3 होगा, कक्षा में विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थी है और वह बहुआयामी बौद्धिकता को संबोधित करना चाहता है। अगला प्रश्न है, सेवा पूर्व व सेवा के दौरान शिक्षकों में डैश के प्रति जागरूकता लाना जेंडर डैश विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है। तो एक है जेंडर पूर्वाग्रह युक्त, दो है जेंडर पूर्वाग्रह मुक्त, तीन है प्रयोग मुक्त, चार है प्रयोग युक्त। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा, जेंडर पूर्वाग्रह मुक्त। अगला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता के अभिभावक संघ में अपने बच्चों की शैक्षिक समस्याओं से निपटने में अपनी अयोग्यता को अभिव्यक्त करते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप उन्हें प्रौढ़ शिक्षा के लिए स्थापित केंद्रों में जाने के लिए कहेंगे। दो है उन्हें अपने बच्चे द्वारा घर पर पढ़ाई पर दिए जाने वाले समय को ध्यानपूर्वक देखने के लिए कहेंगे। तीन है उन्हें यह बताते हुए तसल्ली देंगे कि अपने बच्चे के विषय में उनका ज्ञान उन बच्चों से व्यवहार करने में सहायता करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो। चार है उन्हें घर पर विभिन्न प्रकार की अधिगम सामग्री से समृद्ध वातावरण उपलब्ध कराने के लिए कहेंगे। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा, उन्हें अपने बच्चे द्वारा घर पर पढ़ाई पर दिए जाने वाले समय को ध्यानपूर्वक देखने के लिए कहेंगे। अगला प्रश्न है,
पर्यावरण अध्ययन के किसी शिक्षक के लिए कक्षा में हाल ही में हुई चर्चा के विषय में कौन सा तथ्य सर्वाधिक ध्यान देने योग्य है? एक है विद्यार्थी सीधे ही अपने सह विद्यार्थियों से प्रश्न करने लगे थे। दो है विद्यार्थियों ने अपने सह विद्यार्थियों को बीच ही में टोकना शुरू कर दिया था। और तीन है कोई भी विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों से पूर्ण रूपेण सहमत नहीं था। चार है विद्यार्थियों ने सह विद्यार्थियों की बात सुनने से बिल्कुल मना कर दिया था। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है एक हो जाएगा, विद्यार्थी सीधे ही अपने सह विद्यार्थियों से प्रश्न करने लगे थे। अगला प्रश्न है कि एक कक्षा में कुछ आदिम जनजाति के बच्चे भी शामिल हैं तथा इसके कारण उस कक्षा में सांस्कृतिक विविधता का माहौल है। शिक्षक द्वारा इसका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त होगा? तो ऑप्शन एक है आदिम जनजाति के विद्यार्थी से कहना कि वे अपनी जनजाति के विषय में बताएं और पढ़ाए जाने वाले प्रकरणों के साथ उसे जोड़ना। दो है स्वतंत्रता आंदोलन में बिरसा मुंडा जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका को उजागर करना। तीन है विद्यार्थियों से अपनी संस्कृति और उनके द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान अथवा सम्मानित बिंदुओं से जुड़े प्रकरणों पर क्रियात्मक शोध करने के लिए कहना। चार है आदिम जनजातीय शिल्पकृतियों पर पोशाकों को प्रदर्शित करना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है तीन हो जाएगा, विद्यार्थियों से अपनी संस्कृति और उनके द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान अथवा सम्मानित बिंदुओं से जुड़े प्रकरणों पर क्रियात्मक बोध करने के लिए कहना। अगला प्रश्न है पाठ्य पुस्तक में वर्णित किसी समुदाय विशेष के लिए संवेदनशील मुद्दे को पढ़ाते समय एक है शिक्षक को पाठ्य पुस्तक का सम्मान करना चाहिए और तथ्यों को उसी प्रकार व्याख्यायित करना चाहिए जैसे कि दिया गया है। दो है शिक्षक को सक्षम अधिकारियों को लिखना चाहिए कि वे पाठ्यचर्या में ऐसे विवादास्पद प्रकरण को हटा दें। उसके बाद से है तीन, शिक्षक को सभी विद्यार्थियों की गरिमा का सम्मान करते हुए संकल्पना को संवेदनशील और पूर्ण निष्ठा के साथ व्याख्यायित करना चाहिए। चार है शिक्षक को विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि वे इन पर पुस्तकालय में या घर पर नोट्स बनाएं। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है तीन हो जाएगा, शिक्षक को सभी विद्यार्थियों की गरिमा का सम्मान करते हुए संकल्पना को संवेदनशील और पूर्ण निष्ठा के साथ व्याख्यायित करना चाहिए। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में सहायता करेगा? तो एक है पर्यावरण अध्ययन में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है। दो है पुनरावृत्ति किस प्रकार विद्यार्थी की सहायता करती है। तीन है उसके विद्यार्थी कितने बुद्धिमान है। चार है प्रकरण का वह हिस्सा जिसे विद्यार्थी ने कंठस्थ नहीं किया है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है एक हो जाएगा, ऑप्शन एक होगा, पर्यावरण अध्ययन में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है। अगला प्रश्न है कक्षा में पढ़ने वाले छात्र विभिन्न पृष्ठभूमि वाले होते हैं जिनमें आर्थिक, पारिवारिक तथा सामाजिक रूप से भिन्नता के साथ साथ उनके शारीरिक तथा मानसिक विकास में भी भिन्नताएं पाई जाती है। उपरोक्त कथन निम्न में से किस तथ्य की ओर इशारा करता है? एक है विभिन्न पृष्ठभूमि के छात्र शिक्षण कार्य को सुगम बनाने में सहायक है। दो है शिक्षण कार्य पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि छात्रों की पृष्ठभूमि क्या है। तीन है यह शिक्षण कार्य में आने वाली एक प्रमुख समस्या है। चार है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है तीन हो जाएगा कि यह शिक्षण कार्य में आने वाली एक प्रमुख समस्या है। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की समस्या नहीं है? तो निगेटिव प्रश्न है छात्रों में उचित दृष्टिकोण का अभाव। दो है सामुदायिक साधनों का उपयोग शिक्षण कार्यों में न होना। तीन है संसाधनों की पर्याप्तता और चार है व्यक्तिगत अनुभवों की कमी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है तीन हो जाएगा, संसाधनों की पर्याप्तता। अगला प्रश्न है शिक्षक जितना प्रेरणादायक होगा
छात्र उतने ही अधिक रुचि से सीखेंगे। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह ऐसी शिक्षण विधि का चयन करे जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करे। उपयुक्त कथन से निम्नलिखित में से क्या निष्कर्ष निकलता है? एक है प्रेरणा पर आधारित शिक्षण विधि शिक्षण और संबंधित समस्याओं को दूर करने में सहायक। 2 है प्रेरणा पर आधारित शिक्षण विधि शिक्षण में समस्याएं पैदा करने में सहायक है। 3 है प्रेरणा के माध्यम से छात्रों को आपस में लड़ना सिखाया जाना चाहिए। और 4 है सभी शिक्षण विधियां प्रेरणा पर आधारित हैं। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा, प्रेरणा पर आधारित शिक्षण विधि शिक्षण संबंधित समस्याओं को दूर करने में सहायक। अगला प्रश्न है दत्त कार्य संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो 1 है दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। 2 है दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। 3 है प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। और 4 है दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। अगला प्रश्न है एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच के अंतर को नहीं समझते हैं। यह किसके कारण हो सकता है? 1 है वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यात नहीं कर सकी। 2 है वह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है। 3 है विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके। 4 है शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा, वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी। अगला प्रश्न है एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होंगे? तो 1 है उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उनके काम का लगातार पर्यवेक्षण करना। 2 है उनके अधिगम के कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। उसके बाद 3 है यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आएँ। 4 है उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दत्त कार्य देना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा, उनके अधिगम के कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान करना और उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं करता। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। तो ऑप्शन 1 है इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना। 2 है उसे खेल कूद की कक्षा में जाने से रोकना। 3 है अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। 4 है उनकी अनियमितता के विषय में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा, अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। अगला प्रश्न है एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग है, तो ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपरोक्त पब्लिक स्कूल निम्न में से किसका अनुपालन करता है? तो 1 है समवयस्क शिक्षा। 2 है प्रतिपूरक अधिगम। 3 है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। 4 है समावेशी शिक्षा। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 समावेशी शिक्षा। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। 1 है अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। 2 है प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई। 3 है समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना। 4 है शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना।
तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है एक हो जाएगा, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? तो देखिए ये निगेटिव प्रश्न है। अगला जो है ऑप्शन है उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। 2 है उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। 3 है उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए। 4 है उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल करना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएंगे। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा, उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस कराना चाहिए। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपरोक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करता है? निगेटिव प्रश्न है। तो देखिए यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। 2 है यह भय एवं पूर्वाग्रह से मुक्त होने के मूल्यों को बढ़ावा देती है। 3 है यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है। 4 है यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा, यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। अगला प्रश्न है कि कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए, पाठ पढ़ाने के बाद शिला प्रकरण के विषय में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के विषय में जानने के लिए एक परीक्षण प्रकाशित करती है, उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए। इसका प्रमुख कारण हो सकता है, 1 है उसके प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया है। 2 है शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर पर अच्छा नहीं था। 3 है यह प्रकरण पाठ्य पुस्तक में शामिल किए जाने योग्य नहीं था। 4 है शिक्षार्थियों को यह प्रकरण रोचक नहीं लगा। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा कि उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 ने कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है ऑप्शन 1 है पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए। 2 है पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है। 3 है कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते। 4 है संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करता है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा, संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? तो 1 है यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की ज़रूरतों को पूरा करती है। 2 है यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। 3 है यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। 4 है यह प्राकृतिक और समाज संस्कृति परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 3, यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का जो है हमारा अंतिम प्रश्न था। इसी प्रकार के जो है प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिले और आप बेहतर तैयारी कर सकें। तो अब हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। चलते हैं।